हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम गिरी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने मौर्य साम्राज्य का प्रथम पार्ट पहले ही रिलीज कर चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ मौर्य साम्राज्य का ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो मैं एकदम पूरे श्योरली कह सकता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य वंश के किस शासक को दी गई है? ध्यान से क्वेश्चन समझें। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य वंश के किस शासक को दी गई है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। अब कैसे, ये समझें। उस समय यूनानी आक्रमण और नंद वंश के अत्याचारी शासकों से मगध की जनता को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही राहत की सांस दिलाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों और नंद वंश के अत्याचारी शासकों को मृत्यु की घाट उतारा और मगध की जनता को राहत की सांस दिलाई, या ऐसा कह सकते हैं कि उनको मुक्ति दिलाई। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? तो विष्णु पुराण कहता है कि चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था। नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था, इसीलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ था। अशोक के जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ दिव्यावदान था। दिव्यावदान अशोक के शासनकाल में ही लिखा गया ग्रंथ था, जिसने उसके जीवनी पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धानानंद को मारकर 321 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक मगध के राज्य पर शासन किया। तो नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक था। सौराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था और अपनी दयालुता प्रकट किया। सौराष्ट्र के ही एक हारे हुए शासक पुष्यगुप्त को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र का शासक मनोनीत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य संधि होकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य संधि होकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? देखें, इसके पीछे की कहानी समझें। सेलुकस 312 ईसा पूर्व से 311 ईसा पूर्व में अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर लिया और बेबीलोन और बैक्ट्रिया के मार्ग से भारत की ओर आया। तभी 305 से 304 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे किनारे चंद्रगुप्त मौर्य से इसका सामना हुआ, जिसमें दोनों के मध्य संधि हुआ और सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो इसका आंसर सेलुकस हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और मतलब उसके प्रतिद्वंदी सेलुकस के मध्य एक संधि हुआ था, वो भी वैवाहिक संधि।
वैवाहिक संधि में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। सेल्यूकस इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? ये बहुत ही सिंपल है। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का समर्थक था। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का उपनाम अमित्र घात था? किस शासक का उपनाम अमित्र घात था? देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का ही उपनाम अमित्र घात था। बिंदुसार ने 300 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के उपरांत बिंदुसार ने 300 से 272 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार का उपनाम अमित घात था। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत सोचें कि शेयर नहीं करना है। इसको शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के सहयोग से ही मेरा चैनल ग्रोथ कर सकता है, इसलिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान की माता का नाम क्या था? देखें, अशोक महान की माता का नाम सुभाद्रांगी था। अशोक महान की माता का नाम सुभाद्रांगी था। ठीक है, इसका राइट आंसर सुभाद्रांगी था। राजतरंगिणी में श्रीनगर का प्रथम शासक किसे बनाया गया है? राजतरंगिणी में श्रीनगर का प्रथम शासक किसे बताया गया है? राजतरंगिणी में श्रीनगर का प्रथम शासक अशोक को बताया गया था। देखें, ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था और वो भारत आया था, मौर्य काल में ही भारत में आया था और उसने बताया कि श्रीनगर का संस्थापक अशोक ही है। श्रीनगर का संस्थापक कौन है? अशोक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की? देखें, अशोक द्वारा कुल अभिलेखों की संख्या 14 थी, जिसमें से दूसरे और सातवें अभिलेख में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी। अब अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख में मतलब अभिलेख का मतलब ये है कि उसने अपने नीति निर्देशों को सिद्धांतों को पत्थरों पर लिखवाता था, उसे ही अभिलेख कहते हैं। और धम्म की परिभाषा उसने उन्हीं दूसरे और सातवें में अभिलेखों में उसने स्पष्ट करवाया था। अब धम्म मतलब क्या? धम्म मतलब धर्म से है। उसने वो भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। उसने धर्म की परिभाषा दूसरे और सातवें में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानिप्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण किए थे? तो देवानिप्रिय की उपाधि अशोक को ही दिया गया था। क्यों? क्योंकि धर्म का बहुत ही बड़ा प्रचारक था और अपनी जनता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन प्रशासन में राज्य का पदाधिकारी और विभाग अध्यक्ष होता था। तो जो राज्य का पदाधिकारी और विभाग अध्यक्ष होता था उसको हम लोग पुरुष कहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर पुरुष हो जाएगा, जो कि अशोककालीन प्रशासन में राज्य का पदाधिकारी और विभागाध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था मौर्य काल का, वो राजा ही होता था। मौर्य काल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था, राजा ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
अशोक के बाद का शासक कौन बना? जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक संप्रति बना था। अशोक के बाद का शासक कौन बना था? संप्रति बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ 191 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया था और उसका सेनापति ही पुष्यमित्र शुंग ने ही उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश का संस्थापक बना, उस मगध की राज्य पर शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र में सामाजिक आर्थिक प्रशासन के नियंत्रण के लिए अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? तो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक प्रशासन के नियंत्रण के लिए 30 सदस्यों की, 30 अध्यक्षों की संख्या थी। उसमें 30 अध्यक्ष होते थे। इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में पुलिस का प्रधान होता था। मौर्य काल में दंडपाल जो कि अपराधियों पे नियंत्रण रखता था, वो पुलिस का प्रधान होता था, दंडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किसानों से उपज का कितना भूमि कर के रूप में लिया जाता था? मौर्य काल में किसानों से उपज का कितना भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो आंसर सी हो जाएगा इसका, 1/4 या 1/6। 1/4 या 1/6 किसानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्व की देखभाल करने वाला कर्मचारी होता था। तो ये हो जाएगा समाहर्ता। देखें, राजस्व की देखभाल करने वाला कर्मचारी होता था समाहर्ता। सॉरी, राजस्व मतलब क्या? राजस्व मतलब किसानों पे कितना कर लगाना है, कितना उधार देना है, पैसों का देखभाल करना, सब राजस्व के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमारा आज का ये दूसरा लेक्चर भी ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।